नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 4। दफ्तर जाने से पहले रूपचंद जगनानी अपने बेटे के घर पहुंचा। मीरा को उसने घर में अकेली पाया। शिल्पा स्कूल जा चुकी थी। ये जानकर उसे बड़ी निराशा हुई कि अशोक तब तक न वापस लौटा था और ना उसका कोई फ़ोन आया था। वो वहाँ से विदा होने ही लगा था कि एकाएक फ़ोन की घंटी बज उठी। रूपचंद ठिठका। उसने आशापूर्ण नेत्रों से फ़ोन की तरफ देखा। क्या पता वो उसके बेटे का ही फ़ोन हो। मीरा ने फ़ोन उठाया। उसने एक क्षण फ़ोन सुना और फिर रिसीवर रूपचंद की तरफ बढ़ाती हुई बोली, आपका फ़ोन है। रूपचंद सकपकाया। उसका फ़ोन? उसका तो वहाँ कभी फ़ोन नहीं आता था। उसने किसी को कहा तक नहीं था कि वो अपने बेटे के घर जा रहा था। शायद सतीश आनंद का फ़ोन हो। आखिर उसे मालूम तो हो ही चुका था कि वो इंस्पेक्टर अशोक जगनानी का पिता था। उसने आगे बढ़कर झिझकते हुए अपने पुत्रवधू के हाथ से फ़ोन थामा। हेलो, वो बोला। कौन? और कौन होगा साले बुढ़ो। रूपचंद के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। बड़ी मुश्किल से वो अपने मन के भाव अपने चेहरे पर प्रतिलक्षित होने से रोक पाया। वही कर्कश खूनी आवाज़ जो वो ऑफिस के फ़ोन पर पहले भी सुन चुका था। क्या? वो फंसे स्वर में बोला। तारीख याद है ना? याद है, लेकिन अभी तो उसमें 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ता गुजर भी तो गया है हरामजादे। अगर अब तक कुछ नहीं कर पाया तो अब कौन सा तीर मार लेगा? मैं करूँगा, लेकिन मुकर्रर तारीख तक तो। उसने एक सहमी हुई निगाह मीरा की दिशा में डाली और माउथ पीस में फुसफुसाया, मेरा पीछा छोड़ो। साले, जुबान लड़ाता है। देखो तुम खामोखा बकवास बंद कर और तारीख फिर से याद कर ले। 25 तारीख इसी महीने की। हरामजादे, अगले महीने की नहीं। दोबारा ना याद दिलाना पड़े। नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही। लाइन कट गई। रूपचंद ने धीरे से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। एसीपी देवड़ा ने अपने सामने खड़े एक एसआई, एक 3 फीती वाले हवलदार और 2 सिपाहियों पर निगाह डाली। तो देवड़ा बोला, 13 तारीख इतवार की रात को तुम लोग माहिम काजवे की चेक पोस्ट पर तैनात थे। जी हाँ। अटेंशन खड़ा एसआई बड़े अदब से बोला। तुम 4 जने? सर, एक सिपाही और था, करीम बख्श, वो छुट्टी पर है। ये वैन। देवड़ा उनके सामने एक साहिबान के नीचे खड़ी वैन की ओर संकेत करता हुआ बोला, उस रात तुम्हारे नाके से गुजरी थी। उसका नंबर तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज है, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं। कोई कुछ न बोला। आप लोगों में से कोई इस वैन को पहचानता हो? मैं पहचानता हूँ, एक सिपाही हिम्मत करके बोला। कैसे पहचानते हो? आज 5 दिन बाद इस गाड़ी की तुम्हें याद रह जाने की कोई वजह? साहब, इस गाड़ी के ड्राइवर के साथ जो आदमी बैठा था वो करीम बख्श का कोई जानने वाला था। करीम बख्श ने उसे सलाम किया था और उसका हालचाल भी पूछा था। उसी वजह से मुझे ये गाड़ी याद रह गई। उसका हुलिया बयान कर सकते हो? करीम बख्श का? स्टूपिड, उस आदमी का, वैन के उस पैसेंजर का जो करीम बख्श का जानने वाला मालूम होता था। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था, बस। साहब, मैं परे रजिस्टर पर बैठा था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देख पाया था। फिर वो मेरी तरफ से ड्राइवर की ओट में भी था। ड्राइवर को तुमने ठीक से देखा होगा? ठीक से नहीं साहब, लेकिन पैसेंजर से ज़्यादा अच्छी तरह से देखा था। वो कैसा था देखने में? वो एक दुबला पतला कम उम्र छोकरा था जो सूरत से क्रिश्चियन या गोवानी लगता था। वैन में माल क्या लदा हुआ था? वेल्डिंग में काम आने वाले गैस के सिलेंडर लदे हुए थे साहब। एसीपी देवड़ा चौंका। वो सिलेंडर तो 3-4 फुट लंबे होते हैं, वो बोला। होते हैं साहब। वो वैन में कैसे आ गए? वैन की पिछली सीटें उखड़ी हुई थी साहब, और पीछे लंबे रुख छत तक सिलेंडर लदे हुए थे। तुम वैन के ड्राइवर को दोबारा देखो तो पहचान लोगे? उम्मीद तो है साहब। जॉर्ज सेबेस्टियन की लावारिश लाश तब भी सरकारी अस्पताल की मोर्ग में मौजूद थी। उस सिपाही को देवड़ा खुद सरकारी अस्पताल लेकर गया और उसने जॉर्ज सेबेस्टियन की लाश दिखाई। यही था उस रात का वैन ड्राइवर? देवड़ा ने सिपाही को घूरते हुए पूछा। सिपाही ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया। देवड़ा ने जॉर्ज सेबेस्टियन के पांव देखे। वे 12 नंबर का जूता पहनने वाले आदमी के पांव न निकले, लेकिन 12 नंबर का जूता पहनने वाला आदमी
पैसेंजर हो सकता था, जो कि उस रात जॉर्ज सेबेस्टियन के साथ वैन में मौजूद था और जो महकमे के सिपाही करीम बख्श का कोई जानने वाला था। तुरंत करीम बख्श को कहीं से भी तलाश करके हेडक्वार्टर में पेश किए जाने का ऑर्डर इशू हो गया। सोलंकी ने कराहते हुए आंख खोली। कुछ क्षण तो वो यही याद न कर पाया कि वो कहाँ था। फिर दिमाग पर बहुत जोर देने पर उसे याद आया कि वो लाल दरवाजा के इलाके में स्थित एक घटिया से होटल में था। पिछली रात बहुत थका मांदा और कांपता कराहता वो अहमदाबाद पहुंचा था और उस होटल में एक कमरा लेकर उसमें दाखिल होते ही सो गया था। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसके मुंह से एक कराह निकल गई। फिर उसने महसूस किया कि उसका बदन तप रहा था और गर्दन अकड़ी हुई थी। परसों बम्बई में अपनी कैदगाह वाले तहखाने की सीढ़ियों पर उसने जो दिखावटी कलाबाजी खाई थी वो उसे बहुत महंगी पड़ी जान पड़ती थी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो पाया कि वहां दाईं तरफ से बुरी तरह से सूजी हुई थी और छूने से भी फोड़े की तरह दुखती थी। बड़ी कठिनाई से हाथ बढ़ाकर वो कॉल बेल का बटन दबा पाया। कुछ क्षण बाद एक वेटर वहां पहुंचा। उसने सोलंकी की तरफ देखा। मैं बीमार हूं, सोलंकी क्षीण स्वर में बोला। मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। इस होटल में, वेटर हड़बड़ाया। डॉक्टर किधर होएगा बाप? अरे शहर में तो होगा, फीस लगेगी, दूंगा। फिर क्या वांदा है? वो जाने के लिए घूमा। और सुनो, सोलंकी व्यग्र भाव से बोला, अब क्या है? डॉक्टर आने तक मुझे चाय पिला दो। अच्छा। वो चाय पीकर हटाई था कि डॉक्टर पहुंच गया। उसकी अपेक्षा से बहुत जल्दी पहुंच गया। डॉक्टर एक झोलझाल सा बूढ़ा आदमी था जो कि डॉक्टर से ज्यादा किसी सरकारी महकमे का क्लर्क लगता था। उसने सोलंकी की जुबान देखी, टेम्परेचर देखा, नब्ज देखी, ब्लड प्रेशर देखा, स्टेथोस्कोप से उसकी छाती टटोली और फिर अपना विजिट बैग बंद करता हुआ गंभीरता से बोला, तुम काफी बीमार हो, जल्दी ठीक होना चाहते हो तो शराब पीना छोड़ दो। मैं तो शराब नहीं पीता, सोलंकी बोला। अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलते। तुम शायद ये सोचकर ऐसा कह रहे हो कि अहमदाबाद में शराब पर पाबंदी है, इसलिए। अरे मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। डॉक्टर सकपकाया। उसने यूं सोलंकी की तरफ देखा जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि वो अपने पेशेंट की जुबान पर विश्वास करे या ना करे। दरअसल, सोलंकी बोला, मैं सीढ़ियों से गिर पड़ा था। नशे में गिरे होगे। सिर के बल लुढ़कनियां खाता गिरा था, जिसकी वजह से मेरी गर्दन। गर्दन? जरा गर्दन दिखाओ। सोलंकी ने तनिक करवट बदली, मुंह ऊंचा किया और गर्दन का सूजा हुआ हिस्सा उसकी तरफ कर दिया। डॉक्टर ने गर्दन का मुआयना किया, बड़ी संजीदगी से अपनी गर्दन हिलाई और फिर बोला, केस गंभीर है, अगर तुम अस्पताल में भर्ती हो जाओ तो। सोलंकी पहले ही इंकार में सिर हिलाने लगा। प्राइवेट नर्स की फीस अदा कर सकते हो? हाँ। फिर तो तुम यहाँ रह सकते हो। कम से कम 2 दिन तुम्हें बिस्तर में ही रहना होगा। तुम्हारी अस्पताल जैसी देखभाल नर्स यहीं कर देगी। ठीक ठीक। अब मेरी और नर्स की फीस देता हूँ। सोलंकी ने उठने की कोशिश की तो स्वयं को इस काम में असमर्थ पाया। उधर उस कुर्सी पर मेरी पैंट पड़ी है, उसमें मेरा बटुआ है, उसमें से अपनी और नर्स की फीस निकाल लीजिए। डॉक्टर ने पैंट में से बटुआ बरामद किया। यह देखकर उसके चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आए कि बटुआ 100 के नोटों से ठूंसा हुआ था। उसने बटुए में से 100 के 2 नोट निकाले और फिर हिचकिचाते हुए एक नोट और खींच लिया। उसने बटुआ वापस पैंट की जेब में डाल दिया और सोलंकी को 3 नोट दिखाता हुआ बोला, 50 रुपये मेरी फीस है, 250 रुपये नर्स के लिए है, वो 2 दिन में 24 घंटे यहीं रहेगी। ठीक है। डॉक्टर चला गया। आधे घंटे बाद एक काली कलूटी, सूखी टहनी जैसे जिस्म वाली उम्र दराज मलयाली नर्स वहां पहुंच गई। हरीश चंदानी की तलाश का प्रोग्राम फिलहाल स्थगित हो गया। अपने बेटे के घर से निकलकर ऑफिस जाने की जगह रूपचंद जगनानी कोलाबा पहुंच गया। गोविंद दत्तानी ने खुद दरवाजा खोला। रूपचंद को आया देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और फिर उसे भीतर बुलाने की जगह खुद बाहर आ गया। उसने अपने पीछे कोठी का मुख्य द्वार बंद किया और बड़े अप्रसन्न स्वर में बोला, तुम फिर आ गए? साईं, मैं रोकड़ा वापस करने आए हो तो ठीक है, वरना फूट जाओ। साईं, अपने वादे पर तो खरे उतरो। कौन से वादे पर खरा उतरूं? तुमने मुझे 25 तारीख तक की मोहलत दी है, तब तक के लिए अभेदान दिया है। जब रोकड़ा नहीं लाए तो आज क्यों आए हो? 25 से पहले आना था तो रोकड़ा लेकर आना था। साईं, तुम्हारे आदमियों को भी तो मालूम होना चाहिए कि तुमने मुझे 25 तारीख तक के लिए अभेदान दिया है। मतलब तुम्हारे आदमी तो मुझे अभी भी धमका रहे हैं। आज उन्होंने मेरे लड़के के घर पर मुझे फ़ोन कर दिया। अगर फ़ोन मेरे लड़के ने सुन लिया होता तो क्या होता? दत्तानी आंखें निकाल कर बोला, साले, हम क्या तेरे लड़के से डरते हैं? मेरा मतलब है, मुझे पता है तुम्हारा मतलब। मुझे ये बताओ कि तुम जब अब तक कुछ नहीं कर सके
तो 25 तक कौन सा कमाल कर लोगे? मैं कर लूंगा। कमाल? हाँ। दत्तानी ने उसे घूर कर देखा। एक कमाल कर भी तो नहीं चुके हो? वो बोला। कब? क्या? कहीं तुम सची उन सेंधमारों में तो शामिल नहीं थे जिन्होंने जोरी बाजार का वॉल्ट लूटने की कोशिश की थी? रूपचंद खामोश रहा। उसने जोर से थूक निकली। मैंने अखबार में तुम्हारी गिरफ्तारी के बारे में पढ़ा था और इकबाल सिंह से बात की थी। वो तो हंस हंस के पागल हो गया था। कहने लगा कि अगर रूपचंद जगनानी इतना हौसलामंद हो सकता था तो उसे तो कंपनी का मामूली कलेक्टर नहीं, कोई बड़ा ओहदेदार होना चाहिए था। सिपह सालार बना दे तुम्हें कंपनी का, या वजीर आजम। साईं, रूपचंद रुआंसे स्वर में बोला, तुम क्यों खामखा मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दफा हो जा। एकाएक दत्तानी सांप की तरह फुफकारा। अब मुझे तभी शक्ल दिखाना जब तेरे पास लौटाने के लिए रोकड़ा हो। 25 तारीख तक रोकड़े का इंतजाम ना हो सके तो तू मेरे पास आने की तकलीफ ना करना। इस बार मैं तेरे पास आऊंगा। मैं आऊंगा तेरे पास। चल निकल यहां से। और उसने रूपचंद को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। अपमान की पीड़ा से तिल मिलाता, खून के आंसू पीता, रूपचंद जगनानी वहां से विदा हुआ। शाम को मार्केट बंद होने तक विमल और अन्य लोगों ने ऐसी दुकानें नोट कर ली जिनकी कीमती तिजोरी या कमाल मार्केट बंद होते समय वॉल्ट में नहीं जमा कराया जाता था। अगले दिन शनिवार था, जबकि मुबारक अली ने कर्फ्यू लगवाकर दिखाना था। 11 बजे के करीब सोलंकी ने आंख खोली। उसने अपनी तबीयत में इतना काफी सुधार पाया कि उसने डॉक्टर की राय को कबूल करके 2 दिन बिस्तर में गुजारने का इरादा छोड़ दिया। नर्स उसके सिरहाने बैठी थी। गुड मॉर्निंग, वो बोली। कैसा है? अच्छा है, सोलंकी जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। उसने उठकर टॉयलेट जाना चाहा तो नर्स ने यूं उसकी बांह थामी जैसे वो वहां भी उसके साथ जाना चाहती हो और उसकी मदद करना चाहती हो। सोलंकी बड़ी कठिनाई से उसे रोक पाया। ठीक है, वो बोली, तुम टॉयलेट होके आओ, मैं चाय बुलाता है। सोलंकी ने सहमति में सिर हिलाया और टॉयलेट में दाखिल हो गया। नित्य क्रम से निवृत्त होकर उसने नर्स के साथ चाय पी और हल्का सा नाश्ता किया। फिर डॉक्टर उसका मुआयना करने आया और उसे इधर उधर ठक ठकाकर फीस लेकर चला गया। अब तुम रेस्ट मारो, नर्स बोली। मैं चेंज का वास्ते हाफ एन आवर को घर जाना मांगता है। जरूर, सोलंकी बोला। बिस्तर से उठने का नहीं? नहीं है, मैं हाफ एन आवर में लौट के, जब मर्जी आना। नर्स चली गई तो सोलंकी बिस्तर से निकला। उसने कपड़े तब्दील किए, जूते पहने और नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां से उसने टेलीफोन डायरेक्टरी हासिल की और उसमें चंदानी के नाम की एंट्री तलाश करने लगा। अब उसे अनुभव हो रहा था कि पहले जिस काम को वो मामूली और आसान समझ रहा था वो ना मामूली था और ना आसान था। डॉक्टर स्लेटर के चंदानी नाम के पेशेंट की एंट्री डायरेक्टरी में किसी और नाम से हो सकती थी। उसका टेलीफोन और नाम डायरेक्टरी में दर्ज ही नहीं हो सकता था, बल्कि ये भी हो सकता था कि उसके पास टेलीफोन ही ना हो। बड़ी मेहनत से उसने डायरेक्टरी में चंदानी तलाश किया। डायरेक्टरी में एक की जगह 4 चंदानी दर्ज थे। एक चंदानी एस था, दूसरा चंदानी एचएम था और बाकी दोनों चंदानी हरीश थे। उसने चारों नामों के साथ 10 पते एक कागज पर नोट कर लिए। कहीं से शहर का नक्शा मिल सकता है? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। सड़क के मोड़ पर स्टेशनरी की दुकान है, रिसेप्शनिस्ट बोला। वहां पता करो। सोलंकी को वहां से शहर का नक्शा मिल गया। अपनी स्टेशन वैगन में बैठे बैठे उसने डायरेक्टरी में से निकाले 4 पते उस नक्शे में तलाश किए और उनके गिर्द दायरे लगा दिए। फिर वो सबसे पहले सबसे नजदीकी पते पर पहुंचा। सबसे नजदीकी पता 3 दरवाजा का था, जो कि उसके होटल के करीबी एक जगह थी। पता एक बहुमंजिली इमारत का निकला, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर बेशुमार लेटर बॉक्स लटके हुए थे। उन लेटर बॉक्सों में से एक पर एच चंदानी दर्ज था। अपनी बीमार हालत की वजह से सोलंकी की अक्ल मुकम्मल तौर से उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी इतना उसने जरूर महसूस किया कि वो पता ऐसे आदमी के रहने के काबिल नहीं था जो कि नया चेहरा हासिल करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर चुका हो। फिर भी उसने इमारत में एच चंदानी का फ्लैट तलाश किया और जाकर कॉल बेल बजाई। दरवाजा एक निहायत खूबसूरत नौजवान लड़की ने खोला। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से सोलंकी की तरफ देखा। एच चंदानी? लड़की की खूबसूरती की रौब से थर्राया सोलंकी केवल इतना ही कह सका। फरमाइए। मैंने एच चंदानी से मिलना था। मैं हूं एच चंदानी। जी? मैंने कहा मैं हूं एच चंदानी, हेमलता चंदानी। आप टेलीफोन डायरेक्टरी वाली एच चंदानी हैं? क्या मतलब हुआ इस सवाल का? वो तीखे स्वर में बोली। मैंने पूछा आप वो एच चंदानी है जो टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज हैं? है तो तुमसे मतलब हो कि नहीं हो? सोलंकी जिद भरे स्वर में बोला। हूं। फिर मुझे कोई मतलब नहीं। और वो जाने को घूमा। तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, सोलंकी जाता जाता बोला। खामखा घंटी क्यों बजाई? खामखा ही बजाई, माफी।
वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ बोला, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। वो उसके पीछे चिल्लाई। सोलंकी के कान पर जूं भी न रेंगी पुलिस के नाम से। दूसरा चंदानी HM दिग्विजय कॉलोनी में रहता था, जो कि वहां से बहुत दूर शहर की घनी आबादी वाले इलाके में एकदम बाहर थी। वहां तक वो बड़ी कठिनाई से पहुंचा। वहां पहुंचने के लिए उसने साबरमती नदी उसके 3 दरवाजा के करीब मौजूद एलिस ब्रिज से ही पार कर ली, जिसकी वजह से उसने कई बार गलत सड़क पकड़ी और अपने लक्ष्य से विपरीत दिशा में भटका। अंत में असल फासले से 6 गुना ज्यादा स्टेशन वैगन चलाने के बाद वो दिग्विजय कॉलोनी पहुंचा। वहां उसका लक्ष्य एक कोठी निकली, जो कि किसी संपन्न आदमी के रहने के काबिल मानी जा सकती थी, लेकिन वहां भी उतनी रईसी नहीं झलक रही थी जो कि सोलंकी के ख्याल से डॉक्टर स्लेटर के पेशेंट के रहने की जगह से झलकनी चाहिए थी। उसने कॉल बेल बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला। HM चंदानी से मिलना है, सोलंकी बोला। मैडम तो बोर्ड की मीटिंग में गई है। मैडम? हाँ, मिसेस हीरामणि चंदानी को पूछ रहे हो ना? ये वो HM चंदानी है जो टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज है? हाँ। तुम टेलीफोन एक्सचेंज से आए हो? नहीं। हाँ। यहाँ अकेली रहती है वो? हाँ। क्यों? आप कौन हो? मैं उनका खानसामा हूँ। और ये HS चंदानी जो फोन में दर्ज है, मैडम है, औरत है? हाँ। लेकिन इतने सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? इनका टेलीफोन से क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं। वो वापस घूमा। पहले दोनों चंदानी औरतें निकली थी। कोई गड़बड़ थी। वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। वहां से डायरेक्टरी लेकर उसने फिर उसमें से वो पृष्ठ निकाला जिस पर चंदानी दर्ज थे। तब उसे महसूस हुआ कि खुद उसकी गलती से यूं उसका आधा दिन बेकार गया था। H चंदानी और HM चंदानी दोनों के बाद क्रमश मिस और मिसेस लिखा था, जिसकी तरफ की उसने ध्यान नहीं दिया था। उसने अब अच्छी तरह से तस्दीक कर ली कि बाकी के 2 चंदानी मिस या मिसेस नहीं थे। वे हरीश चंदानी क्रमश प्रगति नगर और आयोजन नगर में रहते थे। प्रगति नगर क्योंकि दिग्विजय कॉलोनी से करीब था, इसलिए वो पहले वहां पहुंचा। इस बार का पता एक बढ़िया फ्लैटों वाली आधुनिक इमारत का निकला। उसने हरीश चंदानी के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। कोई उत्तर ना मिला। उसने दरवाजा खटखटाया। एक सजी धजी अधेड़ औरत ने दरवाजा खोला। सोलंकी ने उसका अभिवादन किया और बोला, हरीश चंदानी साहब, फैक्ट्री गए हैं। उत्तर मिला, तुम ड्राइवर की नौकरी के लिए आए हो? ये जो हरीश चंदानी साहब है, सोलंकी उसके सवाल को नजरअंदाज करता हुआ बोला। इनके सिर पर बिना खिजाब लगाए काले बाल हैं, बीच में मांग निकालते हैं और अरे मेरे हस्बैंड तो सिर से गंजे हैं। आपके हस्बैंड हरीश चंदानी जो डायरेक्टरी में दर्ज है? हाँ। तुम ताजे ताजे गंजे हुए हैं या अरसे से गंजे हैं? वो तो तब भी गंजे थे जब मेरी उनसे शादी हुई थी। तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तुम ड्राइवर की नौकरी के लिए आए हो या? माफ़ी, आप वाले हरीश चंदानी की मुझे तलाश नहीं। चौथा, आयोजन नगर वाला हरीश चंदानी 70 साल का अपाहिज बूढ़ा निकला, जो कि व्हील चेयर पर पड़ा पड़ा अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन रहा था। रात को थक कर चूर हुआ सोलंकी होटल में पहुंचा। तुम किधर चला गया था मैम? नर्स उस पर बरसी। माफ़ी, थक कर चूर हुआ सोलंकी पलंग पर ढेर होता हुआ बोला। तब कहीं जाकर उसे ख्याल आया कि दिन भर से उसने कुछ नहीं खाया था। कैसा है? नर्स चिंतित भाव से बोली। भूखा है। अरे तबीयत कैसा है? भूख की वजह से खस्ता है। दवाई खाया? नहीं। दैट्स टू बैड। कुछ खाने को मंगा कर दो, फिर दवाई खाऊंगा। स्ट्रेंज मैन अपना हेल्थ का केयर नहीं करता। करता है तभी तो खाना मांगता है, मंगाता है। नर्स वेटर को बुलाने चली गई। जोहरी बाजार के ऐन बीचों बीच एक शिवालय था, जिसके आगे से गुजरते समय लोग अनायास ही नतमस्तक हो जाते थे। शाम के वक्त वहां अपेक्षाकृत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, क्योंकि तब लोग रुककर माथा टेकते थे और पीतल के जंगले के पीछे शिवलिंग के पहलू में बैठे पुजारी से चरणामुत पाकर जाते थे। तब शाम के 5 बजने को थे, जबकि पुजारी के सामने बड़ी अक्षत वगैरह की थाली में एक भारी सी चीज़ आकर गिरी। पुजारी हड़बड़ाया। पहले उसने समझा कि किसी ने शरारत में पत्थर फेंका था, लेकिन जब उसकी उस चीज़ पर निगाह पड़ी तो उसके प्राण कांप गए। वो मांस का लोथड़ा था। शिव शिव शिव! पुजारी हाहाकार कर उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी ने मांस का लोथड़ा फेंका। किसी ने शिवालय में मांस का लोथड़ा फेंका। इसने फेंका है। एकाएक सड़क पर से कोई चिल्लाया। मैंने अपनी आंखों से इसी शिवालय की तरफ कुछ फेंकते देखा था। मैंने नहीं फेंका, कोई आतंकित स्वर में बोला। इसी ने फेंका है। मारो साले को! शिवालय के सामने भीड़ जमा होने लगी। मियाँ शर्म करो! मुबारक अली टैक्सी स्टैंड पर मौजूद कई टैक्सी वालों में से एक से बोला। तुम्हारा मुसलमान भाई पिट रहा है और तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हो। शर्म करो!
मुसलमान भाई पिट रहा है। तुरंत आवेशपूर्ण प्रत्युत्तर मिला, हिंदुओं के हाथों 1000 बार लानत है तुम पर। जरा भी शर्म हो तो जाकर डूब मरो समंदर में। अरे छुड़ाओ उसे, कोई और बोला। कहीं टैक्सी वाले एक व्यक्ति को, जो कि खुद मुबारक अली का आदमी था, पिटती हुई भीड़ की तरफ लपके। अगले ही क्षण बाजार में कोहराम मच गया। मोड़ पर गोली चल गई है, मुबारक अली चिल्लाया। एक हाजी को गोली मार दी। हाजी को गोली मार दी? बेचारे का कुछ भी कसूर नहीं था, सिर्फ सड़क से गुजर रहा था। बेचारे ने, कुछ आदमियों ने पंडित को शिवालय में से घसीटकर बाहर निकाल लिया। पंडित पर लात घूसों की बौछारें होने लगी। अरे पंडित को छुड़ाओ। कुछ और लोग वहां पहुंचे। हाथापाई और धींगा मुश्ती का बाजार गर्म होने लगा। फिर सोडे की बोतलें और ईंट पत्थर बरसने लगे। बाजार की दुकानों के शटर पटापट गिरने लगे। फिर दूर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की आवाज़ गूंजी। भगदड़ मच गई। मुबारक अली अपने 4 दंगाई साथियों के साथ एक कार में सवार हुआ। कार सायरन की आवाज़ से विपरीत दिशा में भाग निकली। उसने खिड़की में से हाथ निकाला और एक नुकसान कम करने वाला लेकिन आवाज़ ज़्यादा करने वाला बम एक बंद होती दुकान पर फेंका। जोर का धमाका हुआ। इलाके में और खलबली मच गई। रेडियो से प्रसारित होने वाली 8 बजे की खबरों में बताया गया कि नगर के जोरी बाजार के इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों की शर्मनाक हरकतों की वजह से सांप्रदायिक दंगे भड़क उठने की स्थिति बन गई थी, जिसकी वजह से इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। देखा बाप, मुबारक अली एक विजेता के से स्वर में बोला। कहीं सिलसिला, विमल बोला, हमारी उम्मीद से ज़्यादा गंभीर ना हो गया हो। क्या मतलब? ऐसे हालात में कई बार पुलिस की मदद करने के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस की गारद या फौज भी तो बुला ली जाती है। वो तब होता है जबकि 4-6 आदमी भी मरे हों, और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इम्कान हो और आदमी मरने का। फिर भी का जवाब है अपन के पास। उस इलाके का काउंसलर मुसलमान है और हमेरा लिहाज करने वाला है। अपन उसको बोलेंगा कि ये वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अपने संप्रदाय के लोगों की सलामती की खबर लेने के लिए कर्फ्यू वाले इलाके का दौरा करे। उस दौरे पर अपन उसके साथ होएंगा। गुड, मैं 1 घंटे में तुम्हारे को खबर करता हूँ कि उधर SRP या मिलिट्री है या नहीं, या पुलिस का कोई अतिरिक्त प्रबंध है या नहीं। वो भी अगर सब ठीक हुआ तो फिर आज ही हल्ला हो जाएगा। बढ़िया, अपन चला, बस गया और आया। रेडियो पर कर्फ्यू का समाचार प्रसारित होते ही जामवंतराव उठ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ? अंजना बोली। कुछ नहीं, जामवंतराव अनमने स्वर में बोला। उठ क्यों खड़े हुए? मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? खाने का वक्त हुआ तो जा रहे हो? जामवंतराव ने उत्तर न दिया। वो जूते पहनने लगा। अब सुनिए, रेडियो पर उद्घोषक कह रहा था। फैज़ मोहम्मद फैज़ की एक गज़ल पंकज उदास की जुबानी। कहाँ जा रहे हो? अंजना ने जिद भरे स्वर में पूछा। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, हो सकता है रात को घर ना लौटूं। आजकल तुम्हारे सारे ज़रूरी काम रात को क्यों होते हैं? जामवंतराव ने आगे बढ़कर रेडियो बंद कर दिया। फिर उसने अंजना को अपनी बाहों में ले लिया और जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद रोज़ और। ये सब झूठे दिलासे हैं। अंजना तड़प कर उसकी बाहों से निकलती हुई बोली। अंजना, तुम नहीं सुधर सकते। तुम नहीं जानते कि तुम कितनी गलत राह पर चल रहे हो। तुम खुद तो बर्बाद होगे ही, साथ में मुझे भी बर्बाद करोगे। बर्बादी का इतना ही खौफ है तो अपने मायके चली जाओ। वहाँ क्या मुंह लेकर जाऊँ? मैं अपनी पोल खुलवाने शोलापुर जाऊँ कि एक धनवान बाप की बेटी कैसी कंगाली की जिंदगी जी रही है? मुझे अपने बाप की दौलत की धौंस न दो। देख लेना, एक दिन मैं इतना धनवान बनकर दिखाऊंगा कि यूं ही ख्यालों में जीते रहो। वो एकाएक फफक कर रो पड़ी। अब और बर्दाश्त नहीं होता। अंजना मेरी जान, मुझे एक दिन की मोहलत और दो। मैं कल अगर, हे भगवान, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। सिर्फ एक दिन की मोहलत और अंजना, सिर्फ एक दिन की। देख लेना, मैं तुझे नोटों के बिस्तर पर सुलाऊंगा। मुझे नहीं सोना नोटों के बिस्तर पर। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, लेकिन तुम आदमी तो बनो। देखो, भगवान के लिए वो नामुराद नशा छोड़ दो। भगवान के लिए उस मवाली मुबारक अली जैसे लोगों की सोबत छोड़ दो। भगवान के लिए मैं जाता हूँ। जामवंतराव हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैंने तुमसे एक दिन की मोहलत मांगी है। देख लेना, कल तक सब कुछ बदला होगा। मुझे जो कुछ जैसा है वैसा ही मंजूर है। देखो, अगर दिल से मुझे चाहते हो तो आज मेरा एक कहना मानो। क्या? आज कहीं मत जाओ। आज क्या खास बात है, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, फिर भी कहते हो कि मेरे से मोहब्बत करते हो और मेरे लिए ये कर दोगे वो कर दोगे। अरे कुछ कहो भी। आज के दिन हमारी शादी हुई थी। जामवंतराव को जैसे सांप सूंघ गया। इतने सालों में वो पहली बार अपनी शादी की सालगिरह की तारीख भूला था। वो दरवाजे से वापस लौटा। उसने करीब आकर अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और जोर से उसका मुंह चूमा।
सालगिरह मुबारक मेरी जान, वो अंजना के कान की लौ चुबलाता हुआ फुसफुसाया। अंजना भाव विभोर हो उठी। वो कसकर अपने पति से लिपट गई। अब मैं जाता हूँ। अंजना जैसे आसमान से गिरी। वो यूं छुटक कर उससे अलग हुई जैसे एकाएक उसे एहसास हुआ हो वो किसी गैर मर्द की बाहों में थी। जामवंतराव खोली से बाहर निकल गया। अंजना बुत बनी अपलक उसे जाता देखती रही। उस घड़ी अपने पति से, अपनी जिंदगी से उसकी रही से उम्मीद भी खत्म हो गई। टेलीफोन की घंटी बजी। आनंद ने हाना की आगोश से सिर उठाया और सक पकाकर टेलीफोन की तरफ देखा। घंटी तब बजी थी जब उसे फोन आने की कतई उम्मीद नहीं रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हाना कुनमुनाई। उसने करवट बदली तो उसके ऊपर से चादर सरक गई और एक सुडौल दूधिया छाती चादर से बाहर झांकने लगी। उसकी पलकें एक बार फड़फड़ाई और फिर वो बंद होकर स्थिर हो गई। हेलो। आनंद आंखों से हाना के मखमली बदन का रसास्वादन करता हुआ माउथ पीस में बोला, मुबारक अली बोल रहा हूँ। आवाज़ इतनी तीखी थी कि आनंद को रिसीवर कान से परे करना पड़ा। हाँ मियाँ बोलो। वो बोला, कर्फ्यू लग गया है। गुड। आज ही का प्रोग्राम तय हुआ है। वेरी गुड। फौरन पहुंच जाओ। कहाँ? आंटी के स्क्रैप यार्ड में। ठीक है, आता हूँ। उसने रिसीवर पैडल पर रखा और हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट का स्विच ऑन कर दिया। बेडरूम में तीखी रोशनी फैल गई। हाना ने मिचमिचाते हुए आंखें खोली। उसने चादर अपनी थोड़ी तक खींच ली। सॉरी बुलबुले जान, आनंद बिस्तर से निकलता हुआ बोला। किस बात के लिए? हाना बोली, मुझे फौरन कहीं जाना है। आनंद फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाता हुआ बोला। उसी के कपड़ों में हाना की स्कर्ट, ब्लाउज, पैंटी, ब्रेजियर उलझे पड़े हुए थे, जिन्हें वो अलग अलग करके बिस्तर पर हाना की तरफ उछालने लगा। कहीं जाना है? हाना की त्योरी चढ़ी। इस वक्त? हाँ। क्यों? एक बेहद अर्जेंट अनएक्सपेक्टेड टेलीफोन कॉल आ गई है। बात क्या है? मर्दानी बात है, तुम्हारे सुनने लायक नहीं है। उठकर कपड़े पहनो। ओह नो। मिस्टर सतीश आनंद। यस डार्लिंग, तुम एक नंबर के हरामी हो। एक नंबर का नहीं, ये बंबई शहर है बुलबुले जान। यहाँ तो एक से एक बढ़कर हरामी मौजूद है। उनके मुकाबले में मेरी क्या बिसात है। मुझे पता है यूं एकाएक तुम कहाँ जा रहे हो। आनंद सक पकाया। कमीज के बटन बंद करते उसके हाथ ठिठके। उसने उलझनपूर्ण भाव से हाना की तरफ देखा। तुम? वो बोली, आंटी के स्क्रैप यार्ड में मुबारक अली के पास कर्फ्यू लगा होने का फायदा उठाकर प्रोग्राम करने जा रहे हो। का क्या? मैंने ठीक कहा? तो तुम्हें कैसे मालूम? अभी जो फोन कॉल आई थी उसकी दूसरी तरफ की आवाज मुझे भी साफ सुनाई दे रही थी। तुम सोई नहीं हुई थी? सोई हुई थी, लेकिन घंटी की तीखी आवाज ने जगा दिया था। ओह, ये आंटी कौन है? आंटी आंटी है। कितनी उम्र है उसकी? 55 साल। कोई मैडम है? मैडम? चकला चलाने वाली। अपने यहाँ ऑर्गी कराती होगी। ये मुबारक अली उसका दलाल है या तुम्हारा ऑर्गी का पार्टनर? ऑर्गी का पार्टनर। एक औरत से मन नहीं भरता तुम्हारा? नहीं। ऐसी नीयत कभी जाहिर तो नहीं की थी तुमने? करता तो तुम मेरे पास आती। ये उटपटांग जवाब तुम इसलिए तो नहीं दे रहे क्योंकि सही सही जवाब देकर तुम कोई असलियत मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहते? नहीं। वैसे एक बात जानते हो ना? क्या? कि मैं, हाना की आवाज़ भर्रा गई, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये जानते बूझते तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे कई नौजवान लड़कियों से ताल्लुकात है। उस रोज़ भी तुमने मुझे इसलिए टरका दिया था क्योंकि कोई और लड़की पहले से ही तुम्हारे पहलू में थी। किस रोज़? जानबूझकर अनजान मत बनो। उस रोज़ जिस रोज़ यहाँ वो जख्मी बुजुर्गवार मौजूद थे। तुम्हारे कहने पर मुझे जिनकी आया और नर्स बनना पड़ा था। 5 तारीख को, शनिवार की रात को। अब याद आ गया? तुम्हें गलतफहमी हुई है स्वीट हार्ट। उस रोज़ तो मेरे साथ यहाँ डॉक्टर साहब थे और मुझे उनको लेकर फौरन कहीं जाना था। झूठ। आनंद ने प्रतिवाद नहीं किया। वो जूते पहनने लगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कोई कद्र नहीं। बहुत कद्र है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए महज एक जनाना जिस्म हूँ। नहीं, ये बात नहीं, लेकिन इस बारे में हम कल बात करेंगे। कल क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मुझे वक्त नहीं, और मोहब्बत जैसे नाजुक और पेचीदा मसले को डिस्कस करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। ये एक फिक्रा जुबान से निकालने के लिए कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो तुम्हें बहुत वक्त चाहिए। जुबान से निकालने के लिए नहीं, लेकिन दिल से निकालने के लिए बहुत वक्त चाहिए। यानी कि तुम उन मर्दों में से हो जिसके दिल में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और होता है। आनंद हड़बड़ाया। जवाब दो। मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकता, लेकिन जो मेरे दिल में है वो अगर तुम खुद ही नहीं महसूस कर सकती तो लो, जुबान से कहता हूँ। हाँ ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दिल से कह रहे हो? दिल से तो हमेशा ही कहता हूँ, जुबान से आज कह रहा हूँ। मोहब्बत में झूठ नहीं बोला जाता। मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ? नहीं बोलते हो तो बताओ, इस वक्त एकाएक तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी के यहाँ।
क्या करने? अपने दोस्त मुबारक अली से मिलने। किस लिए? औरगी सामूहिक अभिसार में शामिल होने के लिए। हाना के मुंह से एक गहरी सांस निकली। सांता मारिया, वह असहाय भाव से बोली, अब उठकर कपड़े पहनो। मैं अगर यहीं तुम्हारा इंतजार करूं तो तुम्हें कोई ऐतराज? आनंद हिचकिचाया। घबराओ नहीं, तुम्हारी गैरहाजिरी में मैं यहाँ कोई कीमती चीज उठाकर नहीं भाग जाऊंगी। तुम्हारे से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है यहाँ। आनंद को ऐतराज नहीं, अंदेशा था। उसे अंदेशा था कि हाना की मौजूदगी में उसकी कोई और बुलबुल ना वहां आ टपके। साफ साफ जवाब दो, वो बोली। मैं हो सकता है कल लौटूं, मैं इंतजार करूंगी। ओके, वैसे जहां तुम जा रहे हो वहां मुझे साथ ले जा सकते हो? नहीं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे लौटने का और आकर मेरी बाहों में समा जाने का। आनंद के दिल को उस घड़ी अजीब सा कुछ होने लगा, ऐसा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। भावुकता के आवेग में प्यार मोहब्बत की दुहाई उसकी बुलबुलें देती रहती थी, लेकिन वो भी पक्का चिकना खड़ा था। उस पर मोहब्बत की दुहाई का कभी कोई असर नहीं होता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे अपना दिल पसीजता सा लग रहा था। उठकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लो, वो बोला। मैं बहुत जल्द लौटूंगा। ओढ़ने वाली चादर को ही बदन पर लपेटे हाना उठी। वो आनंद के साथ दरवाजे तक आई। एक बात और सुनते जाओ। आनंद ने चौखट के बाहर कदम रखा तो वो बोली, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ हरजाई होना मर्द का कोई ऐब नहीं माना जाता। बेवफाई तुम्हारे यहाँ लाइफस्टाइल है, दस्तूर है, रिवाज है। प्यार में धोखा देना और खाना शायद तुम्हारे यहाँ मामूली हरकत है, लेकिन मैं एक गोवानी लड़की हूँ जो प्यार के लिए जीती हूँ और प्यार के लिए मरती हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मन में अजीब सा भारीपन महसूस करता हुआ आनंद वहां से रवाना हुआ। क्या उसे अपराध बोध हो रहा था? यही एक बात वो सारे रास्ते सोचता रहा। तो दोस्तों, ये था किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 4। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।